बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंबर रज़ा शोबे उर्दू सरदार पटेल पीजी कॉलेज बड़ा गाँव जलालपुर आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस मुश्किल दौर में ये अमर बड़ा दुश्वार था कि एक साथ बच्चों को क्लास में बिठाकर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएं। लिहाजा सरदार पटेल पीजी कॉलेज बड़ा गाँव जलालपुर के अरकान ने यह फ़ैसला किया कि टेक्निकल तरीके से दर्स व तदरीस के सिलसिले को जारी रखा जाए, जो कि एक काबिल सताइश कदम है। इस फ़ैसले को मलहूज़ रखते हुए आज मैं भी बिहम्दिल्लाह अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी का आगाज़ कर रहा हूँ और बीए साल अव्वल के उन तमाम तुल्लाब की खिदमत में बसत खुलूस ये मेरा पहला लेक्चर है जिन्होंने उर्दू मज़मून का इंतख़ाब किया है। किताब का बाकायदा आगाज़ करने से पहले उर्दू अदब से मुताल्लिक़ आज कुछ जानकारियाँ हम हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो असनाफ़ अदब है। सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम उर्दू अदब पढ़ने के लिए बिल्कुल आमादा हैं और बीए साल अव्वल में आने वाले जो तुल्लाब होते हैं असल में ये बिल्कुल नए होते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि अदब क्या है, अदब किसे कहते हैं। ज़बान से तो वाकिफ़ हैं कि ये उर्दू ज़बान है, उर्दू लैंग्वेज है, लेकिन अदब से आगही नहीं होती। तो लिहाजा सबसे पहले बात करते हैं अदब पर कि अदब क्या है, अदब कहते किसे हैं। तो अदब की मुख्तसर तारीफ़ ये है कि किसी भी ज़बान को निखार कर, संवार कर, शाइस्तगी और शिस्तगी के लहजे में लिखने और बोलने का नाम अदब है। अच्छा, दुनिया का कोई भी अदब हो, उसके दो बुनियादी हिस्से होते हैं। एक हिस्सा असनाफ़ नस्र का होता है और जो दूसरा बुनियादी हिस्सा है उसे हम असनाफ़ शायरी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि नसरी असनाफ़ अदब क्या है। नसरी असनाफ़ अदब की तारीफ़ ये है, डिफिनेशन ये है कि बेहतरीन अल्फाज को सादा मगर उम्दा तरीक़े से बयान करना असनाफ़ नसर कहलाता है। इसमें जुमले को मेयारी अंदाज में लिखा जाता है और जुमले की साख्त पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, यानी जुमले की बनावट पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, जबकि वज़न पर तवज्जो नहीं दी जाती। नस्र में ज़्यादातर हकीकत का बयान होता है और साफ़ अल्फाज में बात की जाती है, और जबकि इसके बरअक्स आप देखेंगे शेरी असनाफ़ में तो शायर अपने तख़य्युलात और तसव्वुरात को अशार की सूरत में पेश करता है। अब आइए देखते हैं, ये तो थी नसरी असनाफ़ अदब की तारीफ़ यानी डिफिनेशन जिसे हम कहते हैं। अब इसका जो दूसरा बुनियादी हिस्सा है वो है शेरी असनाफ़ अदब। नज़्म की मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर मुश्तमिल जो अदब है वो शेरी असनाफ़ अदब कहलाता है और नज़्म अशार के उस मजमूए को कहते हैं जो किसी मौजू पर
इल्म उरूस के तहत तश्कील पाया हो। शेरी असनाफ़ अदब में जुमले की बनावट पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि अभी आपने असराफ़ नस्र में मैंने ये बताया कि वहाँ जुमले की बनावट पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। लेकिन इसके बरअक्स आप ये देखेंगे शेरी असनाफ़ में यहाँ जुमले की बनावट पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन जिसका अंदाज़ है वो बहुत दिलकश और दिलनशीं होता है। इसमें अल्फाज की तरतीब का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, मगर औज़ान का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, अभी दरमियान में बात आई थी इल्म उरूस। इल्म उरूस क्या है? इल्म उरूस एक ऐसा ख़ास इल्म है कि जिसमें शेर के वज़न या उसका मौजू या मौजू का ना होना मालूम किया जाता है। इल्म उरूस के तहत अशआर के लिए कुछ मुख्तलिफ औज़ान मुकर्रर किए गए हैं, जिनको हम बहर कहते हैं, या हर वज़न बहर कहलाता है। अच्छा, बहर क्या है? बहर चंद ख़ास लफ्ज़ों और अरकान से मिलकर तश्कील पाती है, जिससे शेर के वज़न को नापा और तौला जा सकता है। तो ये थी नसरी असनाफ़ अदब और शेरी असनाफ़ अदब की मुख्तसर तारीफ़। अब उसके बाद फिर बहरहाल आइए अब देखते हैं कि नसरी असनाफ़ अदब क्या है। असनाफ़ चूँकि जमा है लफ्ज़ सिन्फ़ की, और सिन्फ़ के माने होता है किस्म, जिसे हम अंग्रेज़ी में टाइप्स कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रकार कहा जाता है। तो नसरी असनाफ़ अदब के भी दो अहम बुनियादी हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है उसे हम अफ़सानवी नस्र कह सकते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसे हम गैर अफ़सानवी नस्र कहते हैं। अफ़सानवी नस्र में कौन कौन से सिन्फ़ें शामिल हैं? दास्तान है, नावल है, नावल्ट है, अफसाना है, अफसानचा है और ड्रामा है। इसी तरह से गैर अफसानवी नस्र में भी कुछ मखसूस सिन्फ़ें शामिल हैं, जिसमें आपका मज़मून है, ख़ाका है, ख़ुतूत यानी जिसे हम मकतूब भी कहते हैं, फिर सफ़रनामा है, आगे खुद नविश्त है जिसे हम आप बीती भी कहते हैं, फिर आगे तंज़ो मिज़ा है। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि अफ़सानवी नस्र में जो दास्तान सिन्फ़ शामिल है, दास्तान क्या है? ज़माने क़दीम में अगर आप देखें, पूरी तारीख़ अगर आप उठाएं, आप पीछे जाएं, तो आप देखें कि ज़माने क़दीम में, पुराने ज़माने में दास्तान का रिवाज आम रहा है, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास तफरी और इंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया नहीं था। तो उस ज़माने में बहुत ही शौक़ से लोग दास्तानें सुनते थे, पढ़ते थे, और दास्तानें लिखी भी जाती थी। लेकिन बहरहाल अगर आज के ज़माने में आप देखें तो बहरहाल मामला बिल्कुल इसके बरअक्स है। अच्छा, दास्तान के जो किरदार हुआ करते थे, जैसे बादशाहों, शहज़ादों, परियों, जिन, देव, परिंदों, ये ऐसे कैरेक्टर और किरदार हुआ करते थे कि जिनका कोई ज़िंदा वजूद नहीं हुआ करता था, जिसे हम माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर कहते हैं। बहरहाल ज़माना आगे तरक्की करता गया और लोगों के मसरूफ़ियात में इजाफ़ा होता गया। अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो बैठकर दास्तानें पढ़ें और दास्तानें सुनें। बहरहाल ज़माना आगे बढ़ता है, फिर ज़माना आता है नावल का। अब नावल जन्म लेता है। नावल क्या है कि नावल में किसी शख्स के मुकम्मल हालात, उसके ज़िंदगी के मुकम्मल वाक़यात, उसकी ज़िंदगी के मुकम्मल हालात और तमाम तर जुज़ियात को कलमबंद किया जाता है या बयान किया जाता है। अच्छा, नावल अगर आप देखें, इब्तिदा में जो नावल लिखे गए, वो इब्तिदा के जो नावल हैं वो बहुत ज़ख़ीम हैं,
यहाँ तक कि आप देखें 200-200, 300-300 सफ़हात पर मुश्तमिल नावल होते हैं। और यहाँ तक कि आप देखें तो आपको नावल कई कई जिल्दों में नावल आपको मिलेंगे। तो लिहाजा इब्तदा में लोग शौक़ से नावल पढ़ते भी थे, नावल लिखते भी थे, लेकिन ज़माना की तेज़ रफ्तारी ने जब आगे कदम बढ़ाया तो फिर अब यहाँ पे नावल का जो रुझान है, जो लोगों की दिलचस्पी है, वो कम होने लगी। फिर आगे ज़माना बढ़ता गया तो दौर आया नावल्ट का। ज़माने की तेज़ रफ्तारी ने नावल्ट को जन्म दिया। नावल्ट क्या है? नावल्ट बिल्कुल नावल ही की तरह होता है, लेकिन नावल ज़ख़ीम होता है और जो नावल्ट है वो ज़रा उससे मुख्तसर होता है। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी और जो नसरी असनाफ़ अदब में जो सिन्फ़ है वो है अफ़साने की। अफ़साना कहते हैं मुख्तसर कहानी को, शार्ट स्टोरी को कहते हैं। अफ़साने में क्या है कि अफ़साने में किसी शख्स के किसी एक पहलू पर बात की जाती है और इसकी जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो है इख्तिसार। चूँकि अफ़साना एक ही नशिस्त में इंसान पढ़ सकता है, एक ही बैठक में अफ़साने को इंसान आसानी से पढ़ सकता है, कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में अफ़साना इंसान आसानी से पढ़ता है। उसके बाद फिर ज़माने की तेज़ रफ्तारी ने अफ़साने के बाद अफ़सांचे को जन्म दिया। अफ़सांचा क्या है? अफ़सांचा बिल्कुल अफ़साने के बतने से पैदा हुआ और अफ़साना जो अफ़सांचा है वो अफ़साने से मुख्तसर तौर पर लोगों ने लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है, जो नसरी असनाफ़ अदब में जो बात आगे है वो है ड्रामे की। अच्छा, ड्रामा क्या है? ड्रामा कहते हैं नक्काली को। और ड्रामे के लिए स्टेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेज पर जो मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं वो अपनी एक्टिंग के ज़रिया वो स्टेज पर एक्ट करते हैं और अपनी एक्टिंग के ज़रिया वो नक्काली करते हैं और अपनी एक्टिंग के ज़रिया दास्तानों को वो बयान करते हैं। तो ये है नसरी असनाफ़ अदब में अफ़सानवी नस्र। आइए अब आगे बढ़ते हैं गैर अफ़सानवी नस्र की तरफ। इसमें आप देख सकते हैं मज़मून है, खाका है, खतूत है, जिसे हम मकतूब कहते हैं। और आपके दरस निसाब में, दरस किताब में मिर्ज़ा गालिब के 5 खतूत भी शामिल हैं। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है तो बात सफ़रनामे की आती है। अच्छा, सफ़रनामा क्या है? सफ़रनामा ये एक ऐसी तहरीर हुआ करती है कि जहां हम दूसरे मुल्क के हालात, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की मुआशरत, वहाँ के तौर तरीक़े को हम बयान करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मुसन्निफ़ है, जो राइटर है, उसको सफ़रनामा लिखने में किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो मुसन्निफ़ होता है वो ख़ुद इसका ऐनी शाहिद होता है। चूँकि वो दूसरे मुल्कों का सफ़र करता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ की सक़ाफ़त, वहाँ की तहज़ीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की मुआशरत ख़ुद अपनी आँखों से देखता है। तो लिहाजा वो सफ़रनामे को बड़ी अच्छी तरीके से बयान करता है। तो सफ़रनामे को हम मुख्तसर ये समझें कि जहाँ दूसरे मुल्कों के हालात, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की मुआशरत और वहाँ का तहज़ीब व तमद्दुन बयान किया जाए, उसे हम सफ़रनामा कहते हैं। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है गैर अफ़सानवी नस्र में। तो बात आती है खुद नविश्त की, जिसे हम आप बीती कहते हैं। खुद नविश्त यानी अपने आप, और नविश्त चूँकि यह फ़ारसी का लफ्ज़ है और नविश्त के मानी होता है लिखना। यानी यहाँ मुसन्निफ़ क्या करता है कि ख़ुद अपनी हालात ज़िंदगी को, यानी अपने बारे में तमाम बातों को वो कलम बंद करता है। ये है खुद नविश्त। उसके बाद फिर बात गैर अफ़सानवी नस्र में जो आगे की सिन्फ़ है वो है तंज़ व मिज़ाह की। तंज़ व मिज़ाह क्या है? मज़ाह के मानी ही है मजाक की बातें कहना, और तंज़ कहते हैं कड़वी बात को, लेकिन सिर्फ कड़वी बात नहीं, यानी कड़वी मगर सच्ची बात को। तंज़ व मिज़ाह क्या है? ये एक ऐसी सिन्फ़ है कि जिसमें मुसन्निफ़
तंज़ो मिजाज के ज़रिए, यानी हल्के फुल्के अंदाज में जो समाज की नाहमवारियाँ हैं या जो मुआशरे के जो मसाइल हैं उनको हल्के फुल्के अंदाज में बयान करता है, और इसे कारी आसानी से हंसी और मजाक के लहजे में पढ़ भी लेता है और समझ भी लेता है। तो इसमें जो समाज और मुआशरे के जो मसाइल हैं वो आसानी के साथ बयान हो जाते हैं। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है असनाफ़ शायरी की। अभी हम पढ़ रहे थे नसरी असनाफ़ अदब, उसमें हमने दो बुनियादी तौर पर दो हिस्से हमने देखे और पढ़े। एक है अफसानवी नस्र और जो दूसरा हिस्सा है वो है गैर अफसानवी नस्र। अब आइए देखते हैं शेरी असनाफ़ अदब में इसके भी दो अहम बुनियादी हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसे हम बालिहाज़े मौजू के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो हिस्सा है शेरी असनाफ़ अदब का वो है बालिहाज़े हैयत, यानी एक को हम मौजूई असनाफ़ कह सकते हैं और दूसरे को हम हैयती असनाफ़ कहते हैं। तो बहरहाल आगे देखते हैं कि जो मौजूई जो शेरी असनाफ़ अदब में जो मौजूई असनाफ़ हैं इसमें क्या क्या है। इसमें जो मौजूई असनाफ़ शेरी असनाफ़ अदब है उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है उसमें है हम्द, उसके बाद फिर आगे है नात, फिर आगे है मनक़बत, फिर है कसीदा, फिर है मरसिया, फिर आगे है गज़ल, फिर आगे है नज़्म और भी दीगर असनाफ़ सुखन हैं। अच्छा, हैयती असनाफ़ में क्या है देखते हैं। इसमें मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुसब्बा है और मुसम्मन। अच्छा, मौजू आती जो असनाफ़ अदब हैं या मौजूई असनाफ़ अदब, इसकी मुख्तसर तारीफ़ ये है कि इसमें जो सिन्फ़ है वो अपने मौजू की इनफरादी हैसियत के तहत आसानी से पहचानी जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि हम्द क्या है। इसमें जो सबसे पहली सिन्फ़ है असनाफ़ शायरी की, जो सबसे पहली सिन्फ़ है वो है हम्द की। हम्द क्या है? हम एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदाए वादहु ला शरीक की हम्द व सना की जाती है। चूँकि हम्द के मानी ही होते हैं तारीफ़ के, लेकिन हम एक ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है, बात आती है नात की। नात क्या है? नात पाक में इसमें ये एक ऐसी नज़्म है कि जिसमें अल्लाह के नबी यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें बयान की जाती हैं। इसे हम नाते पाक कहते हैं। उसके बाद फिर आगे नंबर 4 पर देखते हैं मनक़बत। मनक़बत क्या है? मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन और फिर सहाबाए किराम की तारीफ़ें बयान की जाती हैं, जिसे हम मनक़बत कहते हैं। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है कसीदा। कसीदा बना है लफ्ज़ क़स्द से, और क़स्द के मानी होते हैं इरादा। कसीदे के भी दो हिस्से हैं बुनियादी तौर पर। एक है मदहिया कसीदा और एक है हिजविया कसीदा। कसीदे में क्या होता है? कसीदे में आमतौर पर जो मदहिया कसीदा होता है उसमें किसी शख्स की मदह की जाती है, और जो हिजविया कसीदा होता है इसमें किसी शख्स की हिजो की जाती है। यह कसीदा। उसके बाद फिर आगे बात आती है मरसिये की। मरसिया बना है लफ्ज़ रसा से, और रसा के मानी है रोना, पीटना, मातम करना। असल में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें मरने वाले के किसी ख़ास औसाफ को बयान करके उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। लेकिन आज के ज़माने में जो मरसिये का रिवाज आम है, जिसे हम करबलाई मरसिया कहते हैं, जिसमें इमाम हुसैन और उनके
साथियों का सहराए करबला में शहीद हो जाना और फिर उनके घर के ख़वातीन और बच्चों को असीर करके करबला के बाद कूफा और शाम की मंजिलें तय करवाना, इसके बारे में जो बयान या नज़में लिखी जाती हैं इसे हम मरसिया कहते हैं। और मरसिया की जो हैयत है वो मुसद्दस है। इसमें दो बड़े नाम हैं, एक नाम है मिर्ज़ा दबीर का और एक नाम है मीर बाबर अली अनीस का। उसके बाद फिर आगे देखते हैं गज़ल। गज़ल के जो लुग़वी माने हैं, गज़ल के लुग़वी माने हैं कि अपने महबूब से बात करना, यानी अपने महबूब से बात करने का नाम गज़ल है। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है और जो गज़ल का जो शेर है, यानी गज़ल के जो हर शेर हैं उसका किसी दूसरे शेर से कोई रब्त नहीं होता। क्योंकि गज़ल में जाहिर सी बात है, अगर शायर इश्क़ हकीकी की बात करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अगले शेर में इश्क़ मजाजी की भी बात कर सकता है। इसलिए गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है और उसका किसी दूसरे शेर से कोई रब्त नहीं होता। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है नज़्म। नज़्म का हर शेर आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसमें तसलसल होता है और नज़्म लिखने के लिए और कहने के लिए कोई एक मौजू शायर मुंतखब करता है और उसी मौजू पर शायर नज़्म कहता है, लिखता है। जैसा कि आपके निसाब में हिस्से नज़्म में नज़ीर अकबराबादी की नज़्में शामिल हाल हैं। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है, आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बलिहाज़ हैयत, यानी हैयती असनाफ़। इसमें देखते हैं, बात कर लेते हैं मुसल्लस की। मुसल्लस बना है लफ्ज़ सलासा से। सलासा के मानी ही होते हैं तीन, यानी मुसल्लस उस नज़्म को कहते हैं कि जिसका हर बंद तीन मिसरों पर मुश्तमिल होता है, उसे हम मुसल्लस कहते हैं। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है मुरब्बा की। मुरब्बा बना है लफ्ज़ रुबा से और रुबा के मानी होते हैं चार के। इस नज़्म में क्या है कि मुरब्बा में शायर क्या करता है कि अपने इस नज़्म को शायर हर चार मिसरों पर एक बंद मुअय्यन करता है, यानी जिस नज़्म के किसी एक बंद में चार मिसरे होते हैं या वो नज़्म का बंद चार मिसरों पर मुश्तमिल होता है, इसे हम मुरब्बा कहते हैं। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती है, आती है मुखम्मस की। मुखम्मस बना है लफ्ज़ खम्स से और खम्स के माने होते हैं पाँच के। एक ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में पाँच मिसरे हों या जो बंद पाँच मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे हम मुखम्मस कहते हैं। फिर बात आगे आती है मुसद्दस की। मुसद्दस के हर बंद में छः मिसरे होते हैं, यानी छः मिसरों पर मुश्तमिल जो बंद होता है, तो ऐसी नज़्म को हम मुसद्दस कहते हैं। आपके दरस निसाब में दो मुसद्दस पढ़ने के लिए हमें दी गई हैं। एक है चकबस्त फैज़ाबादी का एक मुसद्दस है जिसका उन्वान है रामायण का एक सीन, और जो दूसरी मुसद्दस है और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है जिसका उन्वान है मुसद्दस मदू जज़र इस्लाम, यानी इसके हर बंद में छः मिसरे होते हैं। फिर बात आगे बढ़ती है, आती है मुसब्बा की। मुसब्बा इसके हर बंद में 7 मिसरे होते हैं, यानी कि एक ऐसी नज़्म कि जिसके हर बंद में 7 मिसरे हों या 7 मिसरों पर और बंद मुश्तमिल हो, तो उसे हम मुसब्बा कहते हैं।
उसके बाद फिर आगे बात आती है मुसम्मन की। मुसम्मन जिसके हर बंद में 8 मिसरे हों या 8 मिसरों पर मुश्तमिल जो नज़्म होती है उसे हम मुसम्मन कहते हैं। तो इस तरह से हमने असनाफ़ अदब पर कुछ जानकारी हासिल कर ली है। और किताब के बाकायदा आगाज़ से पहले जो ये लेक्चर का मेरा उन्वान था असनाफ़ अदब, मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया था ताकि इन सारी चीज़ों को जान लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, जब आप अपनी दरसी किताब का इंडेक्स आप खोलें, यानी उसकी फ़हरिस्त आप देखें, तो आपको ये आसानी से समझ में आ सके कि दास्तान किसे कहते हैं। हालांकि आपके दरस निसाब में हिस्से अव्वल में यानी हिस्से नस्र में दास्तान के 2 हिस्से भी शामिल है जो हमें पढ़ने हैं। तो ये आपको आसानी से समझ आ सके कि दास्तान क्या है, मज़मून क्या है, या फिर हम्द क्या है, नात क्या है, मनक़बत क्या है, या मुसद्दस क्या है, या फिर मुखम्मस क्या है। जैसा कि नज़ीर अकबराबादी की 2 नज़में शामिल निसाब हैं। मुखम्मस की सूरत में एक है आदमी नामा और दूसरी है बरसात की बहारें। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप एक मरतबा अपने दरसी किताब की जो इंडेक्स है, जो फ़हरिस्त है, आप उसको बगौर देखें, बगौर पढ़ें। जब आप एक मरतबा इस लेक्चर के बाद जब आप अपने दरसी निसाब की फ़हरिस्त को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ज़रूर आपकी समझ में वो इंडेक्स और फ़हरिस्त समझ में आएगी। बस आज की इस लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह जल्द ही मैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।